हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। दोस्तों, मैंने एमपीपीएससी का साइंस और पर्यावरण का लेक्चर आज आपके लिए बहुत ही शानदार लेकर आया हूं। आज मैं आपको खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी यानी कि फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, एमपीपीएससी के लिए मैंने पर्यावरण और साइंस की प्लेलिस्ट अपने इस चैनल पर बना दिया है। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन की बटन को ऑन कर दे ताकि मेरे द्वारा बनाए जा रहे आने वाले प्रत्येक इंटरेस्टिंग वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की खेती की जाती है और उन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक अधिक विटामिन युक्त और खराब न होने से बचाना ही एक प्रकार का खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है। और प्रौद्योगिकी की सहायता से इसे लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे खाद्य प्रसंस्करण क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि खाद्य प्रसंस्करण घर या उद्योगों में मानव या पशुओं के उपयोग के लिए कच्चे संगठकों को खाद्य पदार्थ में बदलने या खाद्य पदार्थों को अन्य रूपों में बदलने से लिए प्रयुक्त विधियों और तकनीकों का एक सेट है, जिसमें हम आमतौर पर फसलों को कटाई से लेकर फसलों को सुरक्षित रखकर पकाने और उसके उत्पादन और उसके विपणन से संबंधित सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है। और इसमें हम उन प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं जिससे हम खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और उसका परिरक्षण करके उसके स्वाद का आनंद ले सकते हैं और साथ ही साथ उसमें विभिन्न खाद्य पदार्थ भी हमारे शरीर के लिए लाभप्रद होते हैं। तो दोस्तों, खाद्य परिरक्षण या फूड प्रोसेसिंग का मतलब ही होता है कि भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखना, परिरक्षित रखना और लंबे समय तक सुरक्षित रखकर उसे उपयोग करना। और टेक्नोलॉजी ने इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास किया है। जैसे कि बात करें हम दूध का पास्चुरीकरण, नाम तो आपने सुना ही होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दूध का पास्चुरीकरण की खोज किसने किया। तो लुई पास्चर ने दूध के पास्चुरीकरण की खोज किया था। जब दूध को अत्यधिक धीरे धीरे करके गर्म किया जाता है तो दूध में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे दूध का फटना बंद हो जाता है। यही खाद्य प्रसंस्करण की एक प्रमुख प्रौद्योगिकी है जिसकी खोज लुई पास्चर ने किया था। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आज आपको आगे बताने वाला हूं, तो वीडियो पर बने रहे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फूड प्रोसेसिंग के बारे में। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, खाद्य प्रसंस्करण के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो प्रस्तावना क्या है इसकी। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि विभिन्न पदार्थ जो होते हैं, विभिन्न खाद्य पदार्थ जो होते हैं, उन्हें कई तरीकों से संरक्षित किया जाता है। प्राचीन काल में फसलों को काटने के बाद अनाज को सुखा लिया जाता था, जिससे उसका जीवन काल बढ़ जाता था, यानी कि वो लंबे समय तक खराब नहीं होते थे। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, जो बीज का जो अनाज होता है उसमें हम लोग नीम की पत्तियां डाल देते हैं ताकि उसमें कीड़े ना लगे। तो ये एक खाद्य प्रसंस्करण या खाद्य परिरक्षण या फूड प्रोसेसिंग की एक टेक्नोलॉजी होती थी जो प्राचीन काल में हमारे देश के किसानों के द्वारा प्रयोग की जाती थी। वर्तमान समय में भी खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए अनेकों टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। जैसे कि भारत में अचार, मुरब्बा और पापड़ जैसे उत्पाद जो कि डिब्बाबंद और पैकेट्स में मिलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पास्ता खाया होगा और बाप का माल भी खाया होगा, और बहुत सारे छोटे छोटे चिप्स होते हैं, स्नैक्स होते हैं जिनका उपयोग आप लोग करते हैं और इनको समय बीतने के बाद भी ये खराब नहीं होते हैं। आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि ये जो पापड़ होते हैं, ये जो चिप्स होते हैं, ये जो नमकीन होता है, ये खराब क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उसे हम क्या करते हैं, निर्जलीकृत करते हैं, उनका पीएच मान घटा देते हैं, उनमें पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों को गर्म करके उनके सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं और बाद में उन्हें ठंडे स्थानों पर परिरक्षित रखते हैं, जिससे वो खाद्य पदार्थ जो होते हैं लंबे समय तक ताजे और विटामिन युक्त बने रहते हैं। यही सारी प्रक्रियाओं को, जिसमें हम खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं और उनके भौतिक और रासायनिक गुणों को बिना परिवर्तित किए उसे लंबे समय तक उपयोग करते हैं, यही प्रक्रिया को फूड प्रोसेसिंग या खाद्य प्रसंस्करण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उपभोक्ता जो होता है वो हमेशा बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करता है, ताकि उसमें सभी पोषक तत्व सुरक्षित रहे और उन्हें आसानी से पैक किया जा सके, भंडारित किया जा सके और परिवहन का उपयोग किया जा सके, ताकि उसे देश भर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। ऐसे पदार्थों को हम
सुरक्षित रखने के लिए उनमें विभिन्न प्रकार की परंपरागत और गैर परंपरागत आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हैं। इन्हीं तकनीकों के कारण ये भोजन जो होता है लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि खाद्य पदार्थों को संरक्षित करना क्या कहलाता है। तो खाद्य पदार्थों को संरक्षित करना ही खाद्य प्रसंस्करण या फूड प्रोसेसिंग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में अब हम बात करेंगे भारत में खाद्य प्रसंस्करण का महत्व। दोस्तों हमारे देश की आबादी 1 अरब 30 करोड़ से ज्यादा जा चुकी है और 2050 तक जो है ये विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश होगा। तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में हमारे देश में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति को पूरा करना देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमारे देश में ऐसी प्रौद्योगिकियां टेक्नोलॉजियां विकसित की जा रही है जिससे कि हम खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सके और उसमें पाए जाने वाले पोषक पदार्थों की भी मात्रा कम ना हो। तो ऐसी टेक्निकों को विकसित करने के लिए भारत में खाद्य प्रसंस्करण का बहुत ही ज्यादा महत्व है। खाद्य प्रसंस्करण का महत्व हमारे देश में इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि हमारे देश की लगभग 6% जीडीपी का योगदान है दोस्तों। और इस जीडीपी के योगदान के साथ भारत 5वें नंबर पर है। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भारत 5वें स्थान पर है और इसकी जीडीपी है दोस्तों 6% का खाद्य प्रसंस्करण में योगदान है। इसके अलावा दोस्तों भारत सरकार द्वारा बहुत अधिक संख्या में वृहत खाद्य संरक्षण संस्थानों की स्थापना की गई है जो कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को विकसित करने पर प्रयासरत हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सामान्य अनाज पर मुख्य भोजन में कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है जिसमें पोषण की कमी से होने वाले रोग होते हैं। अतः खाद्य पदार्थों में जिन मसालों में जिन पदार्थों की कमी होती है उन पदार्थों के रोग होने लगते हैं। यानी कि दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं, फूड फोर्टिफिकेशन नामक एक टेक्निक अपनाते हैं जिससे क्या होता है, हम जो अनाज हम उगाते हैं उसमें हम कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों का प्रबलीकरण करते हैं या कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों को या मसालों को मिला देते हैं। जैसे कि हम अचार बनाते हैं दोस्तों तो उसमें हम क्या डालते हैं, नमक डालते हैं और उसे नींबू के अचार या आम के अचार को 2-3 दिन तक या 4-5 दिन तक धूप में सुखाते हैं जिससे वो निर्जलीकृत हो जाता है। तो इस तरह से अन्य खाद्य पदार्थों को उसमें मिलाना ही फूड फोर्टिफिकेशन कहलाता है, जिसमें हम उसमें अन्य खाद्य पदार्थों या मसालों को मिलाते हैं जिससे वो भोज्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, खराब नहीं होता है। इसे फूड फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि हम भोज्य पदार्थों में ऐसा क्या मिलाते हैं जिससे वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। तो ऐसी टेक्निक को फूड फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों हम अचार बनाते हैं तो उसमें नमक डालते हैं, इसी तरह दोस्तों आयोडीन युक्त फॉलिक अम्ल युक्त आटा भी होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम खाद्य प्रसंस्करण से युक्त मूलभूत संकल्पनाओं के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको खाद्य विज्ञान यानी कि फूड साइंस के बारे में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फूड साइंस अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है जिसमें हम आधारभूत विज्ञान जैसे कि रसायन, केमिस्ट्री, फिजिक्स और पाक कलाओं यानी कि कुकिंग मैकेनिज्म और कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर और माइक्रोबायोलॉजी के अनुप्रयोगों का अध्ययन करते हैं। यह एक बहुत ही व्यापक विषय है जिसमें हम फसल कटने से लेकर खाना पकाने तक का अध्ययन करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, कहा जाता है कि हरी सब्जियों को और फल फूल और भाजियों को ज्यादा नहीं पकाना चाहिए, जलते तक नहीं पकाना चाहिए क्योंकि उसमें पाया जाने वाला विटामिन और प्रोटीन नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार हमारे द्वारा घर में जो पकाई जाती है सब्जियां, उन्हें ज्यादा गर्म पानी से नहीं धुलना चाहिए क्योंकि उससे उनकी विटामिन जो होती है वो नष्ट हो जाती है। इस तरह हमें ज्यादा फ्राई युक्त खाना भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है जो हमारे शरीर में चर्बी का कारण बनती है और साथ ही साथ उसमें पाए जाने वाले महत्वपूर्ण विटामिन और प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों हमें भोजन को हल्की आंच में और हल्का पकाना चाहिए और उसमें ज्यादा पानी की मात्रा से पकाना चाहिए ताकि उसमें जो पाए जाने वाले विटामिन और प्रोटीन है वो हमारे शरीर में आ सके और हमारे शरीर का वृद्धि और विकास उचित तरीके से हो सके। तो दोस्तों खाद्य वैज्ञानिकों को खाद्य पदार्थों का संगठन, फसल काटने से लेकर विभिन्न प्रक्रमों में हम विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी अपनाते हैं ताकि हमारे द्वारा बनाया गया या पकाया गया अनाज जो है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे और उसमें पाए जाने वाले विभिन्न विटामिन और प्रोटीन नष्ट न हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो खाद्य प्रसंस्करण में हम विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग और कुकिंग मैकेनिज्म और साथ ही साथ हम उसमें माइक्रोबायोलॉजी का भी अध्ययन करते हैं ताकि हम अपने द्वारा पकाए जा रहे अनाज का लंबे समय तक संरक्षण कर सके। इसके बाद में मैं अब आपको खाद्य प्रौद्योगिकी यानी कि दोस्तों मैं अब आपको फूड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फूड टेक्नोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के साथ सामाजिक, आर्थिक ज्ञान और उत्पादन के कानूनी नियमों का व्यवहारिक उपयोग करते हैं जिसमें हम अपने भोजन को संरक्षित, पोषक, संपूर्ण, वांछनीय के साथ सस्ते, सुविधाजनक और खाद्य पदार्थों का चयन, भंडारण, संरक्षण और संसाधन पैक करने के कौशलों का विकास करते हैं। यानी कि हम
पकाए गए भोजन का उचित भंडारण करते हैं और उसमें ऐसा संरक्षित करते हैं कि उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व लंबे समय तक बने रहे। आप लोगों ने ड्राई फ्रूट्स का नाम सुना होगा दोस्तों। ड्राई फ्रूट्स हमारे देश में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। बादाम, मूंगफली और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिन्हें हम लड्डू बनाकर या बहुत सारे खीरों में डालते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे खीर में, अनाज में डालते हैं, ताकि ड्राई फ्रूट्स मिलाने से क्या होता है कि हमारा जो भोजन होता है वो स्वादिष्ट हो जाता है और उससे हमें हमारे शरीर को अन्य पोषक तत्वों की कमी भी पूरी हो जाती है। तो फूड में, हमारे भोजन में ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करना भी एक खाद्य प्रौद्योगिकी की देन है दोस्तों। तो ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं ये काफ़ी अच्छे होते हैं, लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, खराब नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे खाद्य उत्पादन यानी कि फूड प्रोडक्शन की। तो दोस्तों इसमें खाद्य उत्पादों की बढ़ती मांगों को पूरा करना हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है और इसके लिए हम विभिन्न फूड टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करते हैं और वर्तमान काल में यह सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र है जिसमें काफी गाढ़ी कमाई है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब हम खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी के विकास पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों खाद्य परिरक्षण के ऊपर एमपीपीएससी में एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको इस टॉपिक को हल्का जानकर छोड़ना नहीं है। तो दोस्तों जैसे एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, सोडियम बेंजोएट नाम तो सुना ही होगा, C6H5COONA। यह एक ऐसा पदार्थ होता है जिसे हम सोडियम बेंजोएट के नाम से जानते हैं। यह एक खाद्य परिरक्षक होता है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, जिसका सूत्र C6H5COONA होता है, यानी कि सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट एक खाद्य परिरक्षक होता है जो खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी का विकास। तो दोस्तों खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी का विकास के अंतर्गत हम उन सभी टेक्निकों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम खाद्य पदार्थों का संसाधन करते हैं और खाद्य प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। तो दोस्तों कई दशकों से खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी के विकास पर शोध कार्य किया गया है। वर्ष 1810 में निकोलस एपर्ट सन 1810 में निकोलस एपर्ट के द्वारा खाद्य पदार्थों को डिब्बाबंद करने का प्रथम प्रयास किया गया था और यहीं से डिब्बाबंद टेक्नोलॉजी का प्रारंभ हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सन 1864 में लुई पास्चर के द्वारा अंगूरी शराब के खराब होने पर उन्होंने एक शोध किया और उसे खराब होने से कैसे बचाए और खाद्य प्रौद्योगिकियों को वैज्ञानिक आधार देने का आरंभिक प्रयास किया। तो दोस्तों 1864 में महान वैज्ञानिक लुई पास्चर ने अंगूर से बनने वाली वाइन यानी कि शराब को सुरक्षित रखने के लिए एक तकनीक को इजाद किया और यहीं से खाद्य परिरक्षण की क्षेत्र में एक नई शुरुआत हुई दोस्तों। तो इंसान ने देखो दोस्तों सबसे पहले किसको संरक्षित करने की बात किया, शराब को, और वहीं से हमारे खाद्य परिरक्षण की नई संकल्पना का प्रारंभ हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो 1864 में लुई पास्चर ने अंगूर से बनने वाली शराब का परिरक्षण करने का प्रथम प्रयास किया था। इसके बाद में लुई पास्चर ने अल्कोहल, सिरका, अंगूरी शराब और बियर के अतिरिक्त दूध के खड्डा होने पर भी शोध कार्य किया और इन्होंने पास्चुरीकरण की क्रिया की खोज कर डाली और इन्होंने रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को नष्ट करने के लिए पास्चुरीकरण यानी कि निर्जीवीकरण प्रक्रम को विकसित किया। तो एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि निर्जीवीकरण की प्रक्रिया की खोज किसने किया, तो 1864 में लुई पास्चर ने किया दोस्तों। कब किया? 1864 में लुई पास्चर ने निर्जलीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में उन्होंने सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर दिया और खाद्य प्रौद्योगिकियों का प्रारंभ सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाया गया। 20वीं सदी में कामकाजी महिलाओं ने आवश्यकताओं को विशेष रूप से पूरा करने के लिए सूप, मिश्रण और पकाने को तैयार करने वाले पदार्थ व भोजन सम्मिलित करने की विभिन्न प्रौद्योगिकियां विकसित की। तो दोस्तों हमारे घर की महिलाएं जो होती है वो भी बहुत बुद्धिमान होती है, बहुत इंटेलिजेंट होती है, ऐसा ऐसा अचार और पापड़ बनाती है कि 2-2 साल खराब नहीं होता और हम उसका आनंद लेते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैसे ही हम जो ईद में सेवइयां खाते हैं उसका भी काफी मात्रा में भारत देश में परिरक्षण किया जाता है। सेवइयों को इस प्रकार से बनाकर रखा जाता है कि जब भी उसे बनाते हैं तो वो ईद वाला ही फ्लेवर आता है और लगता है कि हमारी ईद हो गई। तो दोस्तों हमारे देश में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं और उन्हें लंबे समय तक संरक्षित करके रखा जाता है और समय समय पर उन्हें खाया जाता है। हमारे देश में बालाघाट जिले में, हमारे मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पापड़, गुंजिया और कुरमुड़ी और बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। कुक्सा, भाजी का कुक्सा और बहुत सारे अचार, मुरब्बे बनाए जाते हैं जो कि लंबे समय तक खाए जाते हैं और हम खाद्य पदार्थों का उचित आनंद लेते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम खाद्य संसाधन यानी फूड प्रोसेसिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे।
तो दोस्तों फूड प्रोसेसिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम ऐसी तकनीकों को विकसित करते हैं जिससे हम अपने खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सके। पौधों और जंतुओं से प्राप्त अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल की आवश्यकता होती है जिसे आकर्षक, विपणन योग्य और अक्सर लंबे सुरक्षा वाले खाद्य उत्पादों में बदला जाता है। हमारे देश में दोस्तों जो पास्ता बनाया जाता है वह भी लंबे समय तक सुरक्षित रहता है और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो कि लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, जैसे चिप्स, आलू चिप्स, ये सब आपने खाया होगा दोस्तों। कई लोगों के मुंह में तो पानी भी आ गया होगा, मेरे भी मुंह में पानी आ गया दोस्तों। तो ऐसे खाद्य पदार्थ हमारे देश में बनाए जाते हैं जिन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। जब भी हमें उनकी याद आती है तो हम उन्हें फ्राई करके बना लेते हैं और यही खाद्य प्रोसेसिंग या खाद्य संसाधन कहलाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो खाद्य संसाधन के लिए हम कौन कौन सी टेक्निकों का यूज करते हैं। सबसे पहले तो हम उष्मा का प्रयोग करते हैं। हमारे देश में दोस्तों टमाटर की खुला, भटे की खुला, आलू की खुला, दुनिया भर की खुला बनाई जाती है और हमारे देश में मशरूम की भी सूखा करके क्या बोलते हैं उसे खुला बनाई जाती है दोस्तों, जिसका उपयोग जो है आम की खुला, इमली की खुला और उसे हम बाद में सब्जियों में डालकर उसका लुत्फ उठा सकते हैं। हमारे देश में दोस्तों मध्य प्रदेश में जो पानी पूरी खाई जाती है, जो बालाघाट में बहुत चलती है, फुल्की जिसे बोलते हैं दोस्तों, इसमें हम जो है इमली के पानी का यूज करते हैं। तो इमली का पानी जो होता है दोस्तों वो 2-3 दिनों तक बिल्कुल खराब नहीं होता है। उसे फुल्की में डालकर, थोड़ा सेव डालकर, थोड़ा प्याज डालकर बहुत ही मजे से खाया जाता है। तो उष्मा का प्रयोग करके हम कैसे खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जब घर में अचार बनाया जाता है तो उसे धूप में सुखाया जाता है तो वो उसका क्या हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है, जिससे उसमें पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव मर जाते हैं और वही अचार फिर उसमें नमक, मिर्ची, तेल डाल के लंबे समय तक यूज किया जा सकता है। फिर जल को हटाना, तो दोस्तों हम किसी खाद्य पदार्थ से जल की मात्रा को हटा देते हैं तो उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। भंडारण के समय ताप करना, तो दोस्तों आप सभी लोगों के घर में फ्रिज होगा। आप फ्रिज में जो है बनाई हुई सब्जी या चिकन या रोटी किसी भी चीज़ को रख देते हैं तो वो लंबे समय तक खराब नहीं होती है और आप जो है अपने घर के फ्रूट्स को भी रख सकते हैं फ्रिज में, तो ये लंबे समय तक भंडारण करने का उचित विधि होती है। तापमान कम करके किसी भी खाद्य पदार्थ को परिरक्षित करके रखा जा सकता है। एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि तापमान का खाद्य परिरक्षण से क्या संबंध है। तो दोस्तों तापमान को कम करके लंबे समय तक खाद्य परिरक्षण को रखा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों जल को हटाने से खाद्य परिरक्षण का क्या संबंध है। तो किसी खाद्य पदार्थ के जल को हटा दिया जाता है तो खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों पीएच मान कम करके, अगर आप पीएच मान कम कर देते हैं तो हमारा जो खाद्य पदार्थ होता है वो अम्लीय हो जाता है और कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जो अम्लीय वातावरण में जीवित नहीं रह पाते और हमारा भोजन जो होता है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। इसके अलावा दोस्तों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता पर नियंत्रण, तो दोस्तों आप लोगों ने जो कोल्ड ड्रिंक पी होगी देखना वो कई समय तक खराब नहीं होती क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है दोस्तों उसे मिला दिया जाता है, मिक्सअप कर दिया जाता है थम्स अप के साथ, तो उसकी वजह से वो सोडा वाटर और जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। यानी कि हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता पर नियंत्रित करके हम पेय पदार्थों को संरक्षित करके रख सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण बताऊंगा दोस्तों। खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण संसाधन की सीमा और प्रकार के आधार पर मुख्य रूप से निम्न भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों न्यूनतम संसाधित खाद्य के बारे में। आगे बढ़ते हैं, तो न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ वे पदार्थ होते हैं दोस्तों जिन्हें हम ज्यादा समय तक सुरक्षित करके नहीं रख सकते हैं। ये कम से कम संसाधित खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें ताजे पदार्थों में ही पदार्थों की गुणवत्ता बनी होती है। सामान्यतः इनके लिए उपयोग में लाई जाने वाली प्रक्रियाएं जैसे साफ करना, काटना, छीलना और पतले पतले टुकड़े करना और निम्न ताप पर भंडारण करना शामिल है। तो दोस्तों आप अपने घर में अगर सेब, अंगूर का अगर भंडारण करते हैं तो आप उसे साफ धुल धाल के उसे फ्रिज में रख देते हैं तो वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो यही इसे न्यूनतम ताप पर ही न्यूनतम संसाधित खाद्य को हम सुरक्षित रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनका अगर हम इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं तो इनके अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन, विटामिन नष्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे संरक्षित खाद्य की। तो संरक्षित खाद्य जो होते हैं दोस्तों ये लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स इसके अंतर्गत संरक्षण में आने वाली उत्पादों के गुणों में परिवर्तन नहीं करती, जैसे हिमशितित मटर, हिमशितित सब्जियां, निर्जलित मटर, निर्जलित सब्जियां और डिब्बाबंद फल, यानी कि ड्राई फ्रूट्स के ऊपर बातें हो रही है दोस्तों। तो जैसे कि हमारे घर में बादाम, खारीक और किशमिश जो होते हैं ये सारे संरक्षित खाद्य के अंतर्गत आते हैं। अब मैं आपको विनिर्मित खाद्य के बारे में बताऊंगा। तो विनिर्मित खाद्य का मतलब होता है दोस्तों कि खाद्य पदार्थों को मिलाकर बनाया गया नया खाद्य पदार्थ जिसे हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, ये विनिर्मित खाद्य होता है। इसके अंतर्गत अचार, मुरब्बा और पापड़ आता है। इसके अलावा इसमें आलू चिप्स भी आते हैं दोस्तों। तो इसमें हम कच्ची सामग्री से मिलाकर एक ऐसा नया खाद्य पदार्थ बनाते हैं जिसमें हम नमक, शक्कर और उचित रासायनिक संरक्षकों का उपयोग करके उस पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। ये विनिर्मित खाद्य पदार्थ कहलाते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, फार्मूला
फार्मूलाबद्ध खाद्य के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों फार्मूलाबद्ध खाद्य वो होता है जिसमें हम उत्पाद तैयार करते हैं और इसे शेल्फ-काल अपेक्षाकृत अधिक हो, यानी कि इसमें हम खाद्य पदार्थों को पैकिंग करके रखते हैं और इसे बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे डबल रोटी, बिस्कुट, आइसक्रीम, केक आदि। इसे हम पूरी तरह से पैक करके रखते हैं और ऐसे और दोस्तों खाद्य परिरक्षण में एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि बहुत सारे खाद्य पदार्थों के ऊपर हम अन्य धातुओं की परत चढ़ाते हैं। तो ज्यादातर खाद्य पदार्थों के ऊपर एल्यूमिनियम और चांदी की पतली परत चढ़ा दी जाती है। आप लोगों ने जो गुजराती मिठाई खाई होगी उसके ऊपर देखना पतली पतली चमकीली सतह होती है, वो चांदी या एल्यूमिनियम की पतली कवर होता है, जिससे क्या होता है कि वो खाद्य पदार्थ या जो भी आपका चॉकलेट होता है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम खाद्य व्युत्पन्न के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो खाद्य व्युत्पन्न जो होते हैं दोस्तों, ये कच्ची सामग्री के शोधन से प्राप्त होते हैं, जैसे गन्ने से शक्कर, तिलहन से तेल। तो ये खाद्य व्युत्पन्न होते हैं, यानी खाद्य पदार्थों से निकाले गए नए खाद्य पदार्थ, जैसे कि हम सोयाबीन से सोयाबीन का तेल निकालते हैं, मूंगफली से मूंगफली का तेल निकालते हैं, गन्ने से शक्कर बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, तिलहन से तेल निकालते हैं। तो इस तरह के जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि तेल से हम घी बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को तो दोस्तों ये सारे जो होते हैं ये खाद्य व्युत्पन्न होते हैं। इसके अलावा दोस्तों एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि वनस्पति घी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों वनस्पतिक तेल से वनस्पति घी के निर्माण की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि तेल जो होता है वो संतृप्त वसा होता है, उसे असंतृप्त वसा में बदला जाता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में बदला जाता है, जिसके कारण वो गाढ़ा हो जाता है और जम जाता है, जिसका उपयोग हम जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं। ये लंबे समय तक संरक्षित होता है, इसीलिए हम तेल जो होता है दोस्तों वो जल्दी खराब हो सकता है, लेकिन वनस्पति घी लंबे समय तक खराब नहीं होता, क्योंकि वो असंतृप्त वसा होता है। उसमें हम केमिकल संरचना देखें तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की अधिकता पाई जाती है, जिससे वो गाढ़ा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे संश्लेषित खाद्य के ऊपर। तो संश्लेषित खाद्य का मतलब ही होता है दोस्तों कि सेचुरेटेड फूड। तो सेचुरेटेड फूड जो होता है ये उत्पाद सूक्ष्म जैविक और संश्लेषित रासायनिक संश्लेषण के द्वारा प्रयोगशालाओं में निर्मित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए उद्योगों में प्रयोग होने वाले विभिन्न एंजाइम और उत्पाद जो कि विभिन्न पोषक विटामिन जो होते हैं वो संश्लेषित खाद्य के अंतर्गत आते हैं। संश्लेषित खाद्य के अंतर्गत दोस्तों च्यवनप्राश आता है और आपके विभिन्न प्रकार के टॉनिक आते हैं, जिन्हें कि हम प्रयोगशाला में या फिर रासायनिक रूप से संश्लेषित करते हैं। तो ये संश्लेषित खाद्य के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हम बात करेंगे कार्यमूलक खाद्य के बारे में। तो कार्यमूलक खाद्य जो होते हैं दोस्तों, ये वे खाद्य पदार्थ होते हैं जो मानव के स्वास्थ्य पर लाभदायक प्रभाव डालते हैं। चिकित्सीय खाद्य ये रोगों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और रोगों से बचने के लिए हमारे द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कम सोडियम वाला नमक। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों वर्तमान समय में शुगर फ्री भी मिलता है, शुगर फ्री भी मिठास वाले पदार्थ मिलते हैं, जैसे कि सैकरीन का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है। ये शुगर फ्री होता है। जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम होती है और मीठा खाने का मन करता है तो वो सैकरीन युक्त खाद्य पदार्थों को खाते हैं। वैसे ही कम सोडियम वाला नमक भी मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों लैक्टोज और असहायता वाले लैक्टोज से मुक्त दूध। तो इस तरह से दोस्तों मेरा खाद्य परिरक्षण का लेक्चर कंप्लीट हुआ। मैंने यहाँ पर बहुत सारी आपको एडिशनल जानकारियां दिया है और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको इस लेक्चर को जरूर देखना है। और दोस्तों अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारे आने वाले वीडियो को कैसे देखोगे दोस्तों। तो मैं था आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े, लेकर आऊंगा आपके लिए ऐसा ही वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।